So this was test 59 पेपर 1। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो, जो आप डिस्कस करना चाहें, वो अपन स्पेसिफिकली ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। 20th क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो। ये किस तरह से किया जाएगा इसको थोड़ा इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको NaHCl और NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है। इनको यूज करके आप लैम्डा नॉट ऑफ HCl, लैम्डा नॉट ऑफ Ha फाइंड करेंगे। HCl प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है। और उस वैल्यू को यूज करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करेंगे। अल्फा मोलर कंडक्टिविटी at a particular concentration upon molar conductivity at infinite dilution, और फिर उस अल्फा की मदद से अपन Ka और pH तक पहुंच सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो अल्फा टाइम्स C नॉट होगा, और वहां से अपन pH वैल्यू फाइंड करेंगे, और Ka का एक्सप्रेशन होगा अल्फा स्क्वायर C नॉट अपॉन 1 माइनस अल्फा। इस क्वेश्चन में किसी को किसी पार्ट में प्रॉब्लम है तो बोलो। आई थिंक अगर आप इस तरह से कैलकुलेशन करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन 0.20 आ रहा है, pH वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, और Ka का एक्सप्रेशन अप्लाई करने पर ये वैल्यू भी मैच करेगी। तो इसके आंसर्स हो जाएंगे A, C एंड D। 21st क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, वेपर प्रेशर दे रखा है प्योर वाटर का, Kf एंड Kb वैल्यूज वाटर के लिए दे रखी हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बारे में कमेंट करना है। तो सेम सॉल्यूशन है, तो डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF जो है उसका रेशियो KB और KF से डिसाइड होगा। मोलैलिटी तो सेम ही है सेम पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, तो डेल्टा TB की वैल्यू KB अपॉन KF टाइम्स फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाएगी, मतलब 0.512 अपॉन 1.86 टाइम्स 2.79। तो इसको एवेल्युएट करके आप देखिएगा कितना आता है। अप्रोक्सीमेटली 0.77 डिग्रीज आएगा शायद, जिसके अकॉर्डिंग सेकेंड ऑप्शन सही होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट होना चाहिए। जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है उतना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन नहीं आएगा, उससे कंपैरेटिवली कम आएगा केबी वैल्यू की वजह से। थर्ड पार्ट वेपर प्रेशर की कैलकुलेशन की तरफ आए तो अपन को मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होगा। तो ये प्योर वाटर के लिए वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके लिए अपन को मोलैलिटी तक पहुंचना पड़ेगा। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KF 2.79 अपॉन 1.86। ये कैलकुलेशन करने पर आप देखेंगे वैल्यू 1.5 मोलल आ रही है। यहाँ से अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड करने के बारे में सोचें, किस तरह से फाइंड होगा। आप चाहो तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट अज्यूम कर सकते हो, 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट अज्यूम करने से वाटर के मोल्स तो हो गए 1000/18, और सॉल्यूट की आइडेंटिटी तो नहीं बता रखी, जो भी है टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हो जाएंगे। इन दोनों की मदद से अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर सकते हैं। 1 मोल अपॉन ये 55.55 आएगा, कुल मिलाकर 56.55 मोल्स। और अपन जानते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
टाइम्स पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होगा। इस तरह से पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू भी गिवन है, आपसे सिर्फ एक्सप्रेशन आइडेंटिफाई करने को बोला है। तो नीचे टोटल मोल्स जो आ रहे हैं 56.55 आ रहे हैं और ऊपर 1 सब्ट्रैक्ट करके आएगा। वैसे भी फोर्थ ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से ज्यादा नहीं होगा, कम ही होगा। 1 के बजाय 1.5 ऐड करेंगे ना तो 57 हो जाएगा ना। 55 पॉइंट, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ मैंने 1.5 नहीं ऐड किया, 1.5 ऐड करेंगे। 1.5 सही है, फिर तो मैच कर जाएगा। तो 57.05 हो जाएगा नीचे और सब्ट्रैक्ट करने पर 55.05 अपॉन 57.05 mmHg. This matches quite well with the third option, 55.55 के आसपास। थर्ड ऑप्शन मार्क कर देंगे, क्लोजली मैच कर रहा है। 22nd क्वेश्चन की तरफ आते हैं। केमिसॉर्प्शन के लिए कौन से ग्राफ्स करेक्ट हैं? गैस का सॉलिड सरफेस पर केमिसॉर्प्शन, तो जो आइसोथर्म होता है, फ्रेंडलिक आइसोथर्म, वो तो कुछ इस तरह से जाता है। प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है पर फिर कांस्टेंट वैल्यू का अप्रोच करने लगता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऑलमोस्ट सारी साइट्स ऑक्यूपाई हो जाएंगी, तब कंसंट्रेशन प्रेशर बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और जहां तक टेम्परेचर के रोल का सवाल है, केमिसॉर्प्शन के लिए कंप्लीट वेरिएशन तो कुछ इस तरह से बताते हैं। टेम्परेचर के अगेंस्ट शुरू में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है और बाद में टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है, क्योंकि केमिसॉर्प्शन भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से अल्टीमेटली जो इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑब्टेन होगा वो तो कम होता जाएगा। हाँ, शुरू में टेम्परेचर बढ़ाने से फास्टर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन होने के कारण एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन बढ़ सकता है, पर जब सारी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितना मैक्सिमम अमाउंट एड्सॉर्ब हो सकता है उतना हो चुका होगा, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाते रहने से फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम होता जाएगा। पर ये वाली बात किसी ग्राफ में एग्जैक्टली दिख नहीं रही है। पार्शियली जो ग्राफ मैच कर रहा है वो थर्ड वाला है, तो अपन थर्ड ऑप्शन मार्क कर देंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक तो मैच कर ही रहा है। हाँ सारांश बोलो। सर फ्रेडोलिक आइसोथर्म तो अपने फिजिक्स ऑप्शन के लिए होते हैं ना, केमिक्स ऑप्शन के लिए भी वैलिड है? हाँ, दोनों के लिए अप्रोक्सीमेटली एक जैसा ही रहेगा प्रेशर के साथ, तो दोनों केसेस में सेम ही मान सकते हैं। ठीक है, वेरिएशन। 23rd क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। Frankel defect is favored by a very small difference in the size of cation and anion. ये बात तो गलत है। लार्ज डिफरेंस रहता है, स्मॉलर साइज्ड केटायन रहता है, तभी वो इंटरस्टिशियल साइट्स में जाता है। डिसलोकेशन डिफेक्ट, हाँ ये बात सही है, डिसलोकेट होता है केटायन। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लैटिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर्स, मतलब कलर सेंटर्स। कलर इम्पार्ट करने के लिए ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात सही है। Schottky defects have no effect on the physical properties of solids, ये तो गलत है। डेंसिटी पर इफेक्ट आता है, कंडक्टिविटी पर भी थोड़ा इफेक्ट आता है। ठीक है ना, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स सेकंड एंड थर्ड होंगे। Which of the following molecules exhibit optical isomerism? तो ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। और ये ट्रांस है तो फिर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। सिस फॉर्म में आपको ध्यान होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, दोनों इथिलीन डायमीन ग्रुप्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं होते।
तो ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये फोर्थ वाला भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक टेट्राहेड्रल सेंटर, इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, सी एंड डी। 25th क्वेश्चन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, पर ध्यान से पढ़िए। सेम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बट डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स। ज्योमेट्री सेम होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन अलग होना चाहिए। XeF4 में sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इनर डी ऑर्बिटल्स का यूज तो मेटल कॉम्प्लेक्सेस में ही होता है। नॉर्मल p ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहे हैं या 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर रहे हैं तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। सॉरी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। तो PtCl4 2- में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन है, ऑल्दो दोनों का शेप स्क्वायर प्लेनर है। तो ये ऑप्शन सही है। सल्फेट टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना, सल्फेट टेट्राहेड्रल है और ये भी टेट्राहेड्रल है, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2, ये भी टेट्राहेड्रल है, बोथ आर टेट्राहेड्रल बट एट द सेम टाइम हाइब्रिडाइजेशन भी एक जैसा ही है, sp3 हाइब्रिड है, तो इसको मार्क नहीं करना है, डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। NO2 प्लस एंड I3- बोथ आर लीनियर, ज्योमेट्री तो सेम है। थिंक अबाउट हाइब्रिडाइजेशंस। जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो ये दोनों लीनियर हैं। NO2 प्लस में नाइट्रोजन sp हाइब्रिड है और I3- में आयोडीन sp3d हाइब्रिड है, तो यहाँ पर डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है, इसको मार्क करेंगे। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में इनफैक्ट सेकंड वाला ही कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, फर्स्ट वाला तो सिंपल एनायन है, तो इन दोनों में हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली सेम आएगा, sp3d2। फ्लोराइड के साथ आयरन 3+ जो है ना वो आउटर फील्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, सेम हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसको भी मार्क ना करें। A एंड C आंसर होगा, इवन दो ज्योमेट्री दोनों में ऑक्टाहेड्रल है। कमिंग टू 26th क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। 24th क्वेश्चन के अंदर हाँ, बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा? 24th 24th में D क्यों नहीं होगा? बी ऑप्शन जो D तो ये ट्रांस वाला कॉम्प्लेक्स है ना, इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ट्रांस का मतलब ये है कि ब्रोमीन जो है, ब्रोमाइड लिगेंड जो है वो 1-6 पोजीशंस में लगे रहेंगे, 1-6 पोजीशंस में लगे रहेंगे, तो तब तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा डेफिनेटली, और मल्टीपल प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। आ रही बात समझ में? थैंक यू सर। 26th क्वेश्चन। ABC टाइप ऑफ पैकिंग एल्यूमिनियम करता है, मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल बनाएगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स में अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करोगे परफेक्ट सिचुएशन में, तो वो π/3√2 ही आता है, which gives rise to a packing efficiency of 74%। तो ये तो आप अपने लेवल पर डिराइव कर सकते हैं आई थिंक। फ्रैक्शन ऑफ द एज ऑफ द यूनिट सेल ऑफ द क्रिस्टल लैटिस दैट रिमेन्स अनऑक्यूपाइड। यूनिट सेल का एज कितना अनऑक्यूपाइड रहता है, उसके लिए आप याद करें, पार्टिकल्स जो है वो फेस डायगोनल के लॉन्ग कांटेक्ट में है, तो 4r = √2a है, और एज के लॉन्ग थोड़ा गैप है, एज लेंथ तो a है, एज लेंथ का 2r पार्ट जो है वो पार्टिकल्स ने घेरा हुआ है, तो अनऑक्यूपाइड पार्ट जो है वो हो जाता है a-2r। a-2r इज द अनऑक्यूपाइड पार्ट, सही है ना, और 2r को लिख सकते हैं a/√2, यहां से 2r is a/√2, तो ये √2 - 1/√2 टाइम्स a हो जाएगा। और फ्रैक्शन की बात करेंगे तो ये फ्रैक्शन है, इतना फ्रैक्शन अनऑक्यूपाइड है, सेकंड ऑप्शन सही है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर आप इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझते हैं
तो दो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तब मिलेगा जब दोनों एज सेंटर्स पे ली जाएं। इवन एज सेंटर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस भी शायद इतना ही होगा, एज सेंटर टू बॉडी सेंटर और एज सेंटर टू एज सेंटर। ये एक हाइपोटेन्यूज है एक राइट एंगल ट्राइंगल का, जिसकी दो साइड्स a/2 की हैं। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a/√2। a/√2। तो ये तो डिस्टेंस बिटवीन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गया। और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं वो स्मॉलर स्क्वायर के सेंटर पर दोनों तरफ से कॉर्नर से a/4 डिस्टेंस ट्रेवल करने पर आती हैं। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली a/2 का डिस्टेंस होता है, समझते हो? इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड से भी एक क्यूब बनता है, a/2 साइड लेंथ्स का क्यूब, अगर सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को भी ज्वाइन किया जाए तो। और नेबरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बीच का डिस्टेंस a/2 होगा। तो यहाँ पर अगर रेशियो लेना है तो a/√2 को a/2 से डिवाइड करें, √2 ही आएगा। थर्ड ऑप्शन सही है। डिस्टेंस बिटवीन थर्ड नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एल्यूमिनियम एटम एंड द सेकंड नियरेस्ट नेबर ऑफ एन एल्यूमिनियम एटम। एल्यूमिनियम एटम्स कॉर्नर्स पर हैं और फेस सेंटर्स पर हैं। नियरेस्ट नेबर्स तो फेस सेंटर्स और कॉर्नर वाले पार्टिकल्स हैं, दे आर द नियरेस्ट नेबर्स। और जो नॉन नियरेस्ट नेबर्स हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर्स हैं, नियरेस्ट नेबर्स तो ये हैं, और जो सेकंड नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस a है। ये कॉर्नर टू कॉर्नर जो है ये सेकंड नियरेस्ट नेबर्स होंगे। और जो थर्ड नियरेस्ट नेबर्स हैं वो ये डायगोनल के ऑपोजिट एंड्स वाले पार्टिकल्स होंगे, जिनके बीच का डिस्टेंस √2a है। तो ये थर्ड नियरेस्ट नेबर्स हैं। नियरेस्ट नेबर्स a/√2 के सेपरेशन पर हैं, और सेकंड नियरेस्ट नेबर्स a के सेपरेशन पर हैं, और थर्ड नियरेस्ट नेबर्स √2a के सेपरेशन पर हैं। आप सोच लीजिएगा। तो इस रेशियो लेने पर वैल्यू √2 आनी चाहिए, √3 नहीं आनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो सर, इसमें फोर्थ नियरेस्ट पूछा होता तो कैसे देख? फोर्थ नियरेस्ट तो फिर और आगे सोचते। फोर्थ बॉडी डायग्राम के नियरेस्ट फिर तो बॉडी डायगोनल के लॉन्ग ही बचते। बॉडी डायगोनल के लॉन्ग जो पार्टिकल्स हैं वही शायद फोर्थ नियरेस्ट नेबर्स हैं। मतलब अगर अपन वो कॉर्नर ले और जो सामने वाला फेस है उसके सेंटर का, कॉर्नर और फेस सेंटर, हाँ ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। सर इन दोनों में से ये मतलब शायद जज फोर्थ करना नियरेस्ट पड़ेगा। नेबर्स होंगे। हाँ डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, पर ये कम लग रहा है। a है, a/√2 है, a² + a²/2, तो ये हो जाएगा a²/2, 3a²/2 √1.5a, √1.5a। प्रोबेबली ये थर्ड नियरेस्ट नेबर्स हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस वाला डिस्टेंस कितना आ रहा है, √2a से कम आ रहा है। ये थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होंगे, तो इसका आंसर √3/2 होगा, मतलब √1.5। और जो ये ऑपोजिट फेस सेंटर्स हैं ये फोर्थ नियरेस्ट नेबर्स हो जाएंगे। तो ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन को थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। ये फेस सेंटर टू फेस सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर, या फेस डायगोनल के ऑपोजिट जो दिख रहे हैं ये फोर्थ नियरेस्ट नेबर्स हैं। और कॉर्नर से लेकर ये फेस सेंटर जो दिख रहा है ये थर्ड नियरेस्ट नेबर्स होने चाहिए। ठीक है। 27th question. Reversible compression of an ideal gas under adiabatic and isothermal conditions as shown in the figure. इसमें compression consider किया जा रहा है, एक बार adiabatic conditions में, एक बार isothermal conditions में। इनमें से कोई एक ग्राफ adiabatic के लिए है, कोई isothermal के लिए है। ये आपको पहचानना है कौन सा वाला किसके लिए है। एक्चुअली adiabatic कर्व में फास्टर फॉल आता है वॉल्यूम में, वॉल्यूम में अगर प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम फिक्स्ड अमाउंट से चेंज करेंगे तो प्रेशर में ज्यादा चेंज आएगा, क्योंकि इसके लिए अपन इस तरह की इक्वेशन फॉलो करते हैं।
PV to the power gamma is equal to constant, तो इसमें लिख सकते हैं P final upon P initial is equal to V initial upon V final to the power gamma, और गामा 1 से बड़ा होता है। अब दोनों ही केस में आप देखेंगे वॉल्यूम में चेंज बराबर आया है, वॉल्यूम दोनों ही केस में V1 से V2 गया है, V1 से V2 गया है कंप्रेस होकर, तो इनिशियल वॉल्यूम बड़ा है, फाइनल वॉल्यूम छोटा है, ठीक है। तो ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है, 1 से बड़ी क्वांटिटी है और इसकी पावर भी 1 से बड़ी रेज्ड है, तो ये जो क्वांटिटी आएगी डेफिनेटली ये वाली क्वांटिटी V1 बाय V2 से बड़ी आएगी, V1 बाय V2 से बड़ी आएगी, और V1 बाय V2 जो है वो P2 बाय P1 होता है आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल वाले पाथ के लिए। तो जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर जो आएगा एडियाबेटिक के लिए वो बड़ा आएगा, फाइनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर जो आएगा आइसोथर्मल के लिए उसके रिस्पेक्ट में। और क्योंकि इनिशियल प्रेशर दोनों का सेम है, इसका मतलब फाइनल प्रेशर एडियाबेटिक पाथ में ऊपर तक जाएगा, और इससे साबित होता है कि ये वाला जो पाथ है ये एडियाबेटिक है और ये वाला कर्व आइसोथर्मल कंप्रेशन के लिए है। T1 और T3 बराबर हैं, T1 और T3 बराबर हैं, और जहाँ तक T2 का सवाल है, कंप्रेशन करने से टेम्परेचर बढ़ेगा, T2 मस्ट बी ग्रेटर देन T1। एडियाबेटिक प्रोसेस में कंप्रेशन करते हैं तो टेम्परेचर एक्चुअली बढ़ता है, ये बात शो कर सकते हैं, ये बात तो शो हो जाएगी। TV to the power गामा -1 इक्वल्स कांस्टेंट होता है, और यहाँ से पता चलता है कि अगर वॉल्यूम कम किया जा रहा है तो ये फैक्टर भी रिड्यूस होगा और टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीज होगा। T3 एंड T1 आर इक्वल, करेक्ट ऑप्शंस में ये तो नहीं आएगा। डेल्टा H फॉर एडियाबेटिक इज मोर देन डेल्टा H फॉर आइसोथर्मल, डेल्टा H फॉर आइसोथर्मल तो 0 होगा NCP डेल्टा T के अकॉर्डिंग, और डेल्टा H फॉर एडियाबेटिक पॉजिटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है, ठीक है, तो पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर W जो है वो वर्क डन ऑन द गैस है, ऑन द गैस, तो जिस कर्व के नीचे का एरिया ज्यादा है उसमें ज्यादा वर्क हुआ है गैस पर, तो सही है, एडियाबेटिक प्रोसेस में ज्यादा वर्क हुआ है गैस पर, थर्ड भी सही है। और जहां तक एंट्रोपी चेंज का सवाल है, एडियाबेटिक प्रोसेस में क्योंकि हीट ट्रांसफर हुआ ही नहीं है तो एंट्रोपी चेंज 0 है। आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कंप्रेशन हुआ है तो एंट्रोपी डिक्रीज हुई है, ठीक है ना, तो एक 0 है, एक 0 है और एक नेगेटिव है, 0 इज ऑलवेज लार्जर देन अगर नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये D भी सही होना चाहिए, आंसर शुड बी B, C एंड D, यही गिवन था। सर हाँ बोलो। सर मतलब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि है ना वर्क डन ऑन द गैस बाय द गैस, मतलब तो जैसे कि अपन वर्क डन बाय द गैस अपन लिखते हैं माइनस PdV इंटीग्रेशन। वर्क डन बाय द गैस, नहीं वर्क डन बाय द गैस तो PdV इंटीग्रेशन होता है, वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन ऑन द गैस माइनस PdV इंटीग्रेशन होगा, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V अगर एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो, ठीक है। सर हाँ नीरज बोलो। सर वर्क डन ऑन द गैस तो फिर पॉजिटिव लेते हैं ना अपन। तो केमिस्ट्री का कन्वेंशन है कि अगर गैस पर वर्क हो रहा है तो उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, अगर गैस कंप्रेस हो रही है, अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो फिर एक्सटर्नली गैस पर वर्क किया जा रहा है और उसको अपन पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर गैस एक्सपैंड हो रही होती तो गैस वर्क कर रही होती, वर्क वुड हैव बीन डन बाय द गैस, तो केमिस्ट्री के कन्वेंशन में यूजुअली इसको अपन नेगेटिव रिपोर्ट करते हैं,
अगर 100 जूल्स वर्क इज डन ऑन द गैस तो अपन इसको प्लस 100 जूल्स बोलते हैं. इफ 50 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस तो हम इसको W इज इक्वल टू माइनस 50 जूल्स बोलते हैं. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देता है कि W डिनोट्स वर्क डन बाय द गैस तो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा. तब तो वर्क डन बाय द गैस ही रिपोर्ट करना पड़ेगा. अगर वो पॉजिटिव दिख रहा है तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा. अगर यहाँ पर लिखा होता W डिनोट्स वर्क डन बाय द गैस, ठीक है ना, अगर यहाँ पर लिखा होता वर्क डन बाय द गैस तो यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस तो नेगेटिव है. एक क्वांटिटी ज्यादा नेगेटिव है और एक क्वांटिटी लेस नेगेटिव है. तो मान लो W एडियाबेटिक बाय द गैस आ रहा है माइनस 100 जूल्स और W आइसोथर्मल बाय द गैस आ रहा है माइनस 80 जूल्स. वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव बोलते हैं क्योंकि कंप्रेशन हुआ है, और उस सिचुएशन में फिर वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस का बड़ा बोला जाता एडियाबेटिक प्रोसेस से, क्योंकि माइनस 80 इज लार्जर देन माइनस 100. अगर कन्वेंशन बदल देते तो फिर वर्क डन बाय द सिस्टम इन आइसोथर्मल प्रोसेस वुड बी मोर देन वर्क डन बाय द सिस्टम इन एडियाबेटिक प्रोसेस. पर क्योंकि यहाँ पर वर्क डन सिस्टम पर हो रहा है, सिस्टम के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए अपन उसी चीज को वैल्यू दे रहे हैं और वर्क डन ऑन द सिस्टम ही कंसिडर कर रहे हैं. सर इसके बी ऑप्शन में एडियाबेटिक पॉजिटिव कैसे आ रही है डेल्टा एच? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना. तो कंप्रेशन जब T1 होता है, तो- जब कंप्रेशन होता है एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में, वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है. टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एनसीपी डेल्टा टी के अकॉर्डिंग डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो है तो वो क्वांटिटी जीरो होगी, तो पॉजिटिव क्वांटिटी जीरो से तो बड़ी होगी. ठीक है, तो फिर इसमें वॉल्यूम अच्छा ठीक है, ओके सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. 28th क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में जब मैंने इसको रीड किया तो इसमें ये चीज थोड़ा इम्प्रॉपर है, इसको बफर सोल्यूशन बोलना. सोल्यूशन एक्चुअली बफर नहीं होगा, क्योंकि अगर सोल्यूशन बफर होता तो पीएच की वैल्यू पी के ए के आसपास होती. हाँ, इतना जरूर है कि सोल्यूशन एसिडिक है और एसिडिक सोल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि साइनाइड आयन एक बेसिक आयन है. ठीक है, वाटर में इस तरह से डिसॉल्व करेगा. लेकिन अगर वाटर एसिडिक रहे, हाइड्रोनियम आयंस प्रेजेंट रहे, तो साइनाइड आयंस फर्दर हाइड्रोनियम आयंस से रिएक्ट करेंगे और HCN बनेगा, वाटर बनेगा. इस फर्स्ट रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो KSP है. सेकंड रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाटर के HCN के डिसोसिएशन की रिवर्स रिएक्शन है, तो इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट 1/Ka होगा. दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि एक रिएक्शन के बाद अगर दूसरी रिएक्शन हो रही हो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी बड़ा हो, तो हमेशा इक्विलिब्रियम कैलकुलेशंस नेट रिएक्शन से करते हैं. तो नेट रिएक्शंस इस तरह से लिखकर इक्विलिब्रियम कैलकुलेशन की जा सकती है. दोनों रिएक्शंस अलग अलग लेकर भी कर सकते हो, पर थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा, क्योंकि साइनाइड जो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है, बन रहा है, वो यहाँ पर कंज्यूम हो रहा है. अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो साइनाइड हट जाएगा पिक्चर से और इस तरह की रिएक्शन आ जाएगी. इस रिएक्शन से ही हम AgCN की सॉल्युबिलिटी जज कर सकते हैं. अगर इसकी सॉल्युबिलिटी X है तो Ag प्लस भी X बनेगा और HCN भी X बनेगा. ठीक है, अपन को डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, सॉल्युबिलिटी दे रखी है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी दे रखा है. pH तक पहुंचने के लिए अपन को ये कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करनी होगी. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन अगर यहाँ बनाऊं तो x² अपॉन हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन is KSP अपॉन Ka. KSP की वैल्यू और Ka की वैल्यू को डिवाइड करें, 1.2 into 10⁻16, 4.8 into 10⁻10. और x की वैल्यू भी गिवन है 1.73.
इंटू 10 to the power -5, 1.73 इंटू 10 to the power -5 का स्क्वायर इंटू अपॉन H3O प्लस आयन। इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ से आगे बढ़कर जब आप pH फाइंड करोगे तो वो इस वैल्यू से मैच करेगा, 2.92 के अप्रोक्सीमेट में आता है। ये आप करके देखना। हालांकि इसको बफर बोलना इम्प्रॉपर है, कि अगर बफर होता तो HCN और साइनाइड आयन दोनों प्रेजेंट होते, कंपैरेबल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते, और जिस तरह का इसका Ka है उसके अकॉर्डिंग तो फिर pH 7 से बड़ा होना चाहिए, सॉल्यूशन को बेसिक होना चाहिए, और बेसिक सॉल्यूशन में तो साइनाइड आयन की सॉल्युबिलिटी AgCN की सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है। 29th क्वेश्चन, एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स था, उसको रिएक्शन करवाई गई बेरियम क्लोराइड का कंटेंट फाइंड करने के लिए। 200 मिलीग्राम सैंपल पानी में डिसॉल्व किया गया, पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट करवाया गया और बेरियम क्रोमेट का प्रेसिपिटेट बना, जिसको फिर डाइक्रोमेट आयंस में कन्वर्ट कर लिया। इस सॉल्यूशन को सोडियम आयोडाइड और ट्राइआयोडाइड आयन से रिएक्ट करवा के सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट करवा के ट्राइआयोडाइड आयन बने, और ये ट्राइआयोडाइड आयंस सोडियम थायोसल्फेट के साथ रिएक्ट कराए गए, मतलब आयोडोमेट्री करवा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका परसेंटेज अपन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल प्रोसेसेस हो रही हैं, सबको एक एक करके रिलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो बेरियम आयंस और क्रोमेट आयंस जब एक साथ सॉल्यूशन में आए हैं तो प्रेसिपिटेशन हुआ बेरियम क्रोमेट का। ऑलमोस्ट सारा का सारा बेरियम आयन प्रेसिपिटेट हो गया, ऐसा मान रहे हैं। फिर इस बेरियम क्रोमेट को अपन ने डाइक्रोमेट आयंस में कन्वर्ट कर लिया है, सारे के सारे क्रोमेट आयंस डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर लिए। डाइक्रोमेट आयंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवाया, इससे आयोडीन बना होगा, और डाइक्रोमेट खुद क्रोमियम 3+ में गया होगा। इसको अगर बैलेंस करें, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही गेन और लॉस बैलेंस कर लेना काफी रहेगा। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। इनको बराबर लाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। फिर ये जो आयोडीन बना, आयोडीन ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट आयोडाइड के साथ कंबाइन करके ट्राइआयोडाइड बना रहा है, और ये ट्राइआयोडाइड सोडियम थायोसल्फेट से रिएक्ट कर रहा है। आप सिर्फ आयोडीन की भी रिएक्शन लिख दोगे तो भी क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए काफी है। ये आपको याद होना चाहिए कि थायोसल्फेट से रिएक्ट करके आयोडीन खुद आयोडाइड में बदल जाएगा और S2O3 2- S4O6 2- में बदल जाएगा। तो इस तरह की प्रोसेसेस वन आफ्टर अनदर हो रही है। सोडियम थायोसल्फेट से अपन को शुरुआत करनी पड़ेगी रिलेट करने की। इसके 2.1 मिलीमोल्स हैं। अगर इसके 2.1 मिलीमोल्स हैं, आयोडीन के मोल्स हाफ होंगे, 1.05 मिलीमोल्स। जितने यहाँ आयोडीन कंज्यूम हो रहे हैं वो सब यहाँ से आए हैं। अगर ये 1.05 मिलीमोल्स हैं तो क्रोमेट डाइक्रोमेट आयंस इसके मुकाबले 1/3 होंगे, 0.35 मिलीमोल्स होंगे। ये 0.35 मिलीमोल्स हैं, तो क्रोमेट आयन जो रहेंगे वो उसके रिस्पेक्ट में भी हाफ रहेंगे, ठीक है ना। सॉरी, जितने क्रोमेट आयंस हैं उसके डबल क्रोमियम एटम्स हैं, तो क्रोमेट आयंस एक्चुअली डबल रहेंगे, 0.7 मिलीमोल्स, क्योंकि इसके एक यूनिट में 2 क्रोमियम एटम्स हैं, इसके एक यूनिट में 1 क्रोमियम एटम है। तो सारे के सारे क्रोमियम एटम्स अगर क्रोमेट से डाइक्रोमेट में आए हैं तो डाइक्रोमेट के मोल्स हाफ बनेंगे, ठीक है। और जितने क्रोमेट आयंस हैं उतने ही साथ साथ बेरियम आयंस भी कंज्यूम हुए होंगे, 0.7 मिलीमोल्स।
और जितने बेरियम आयंस हैं उतने ही बेरियम क्लोराइड का कंपाउंड भी रहा होगा, उतने ही मोल्स BaCl2 डॉट 2H2O, जिसका मोलर मास भी अपन को दे रखा है। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है, मिलीमोल्स BaCl2 डॉट 2H2O को 244 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मास आ जाएगा, और टोटल सैंपल का मास 200 मिलीग्राम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक आंसर आना चाहिए। ये आ जाएगा 12.2 इंटू सॉरी 122 इंटू 0.7, 122 इंटू 7 कितना हो जाएगा? पॉइंट 7, 85.4%. This should be the answer. तो अगर अपन रिएक्शंस क्लैरिटी से लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 30th क्वेश्चन, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आई थिंक आप कर लोगे। मोल्स गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, सब कुछ गिवन है। वैन डर वाल्स इक्वेशन अप्लाई करनी है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 31st क्वेश्चन, एन, एल, एम एल और एम एस की वैल्यूज का सम for the last electron in the ground state of the neutral vanadium atom is। तो last electron जो है वो 3d सबशेल में भरा जाएगा, 3d3 4s2। इसके लिए n तो फिक्स है, l भी फिक्स है, और ml की वैल्यू -2 से +2 के बीच में हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए ml +2 लेंगे और ms +½ लेंगे। इन सबको ही अपन को ऐड करना है, 7.5 आएगा। 32nd क्वेश्चन, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लग रहा है। आर्रीनियस कांस्टेंट दे दिया, एक्टिवेशन एनर्जी दे दी, रेट ऑफ द रिएक्शन एट 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया, रेट ऑफ रिएक्शन एट 127 डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है। अगर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट सेम रखा जाए तो रेट्स का रेशियो वो ही होगा जो रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है, और रेट कांस्टेंट्स का रेशियो अपन 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ आर्रीनियस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। हो जाएगा ना ये? तो इसका आंसर मैच कर जाना चाहिए। 33rd क्वेश्चन, हीलियम आयन एक स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्टेट S1 में है, इसका 1 रेडियल नोड है। स्फेरिकली सिमेट्रिकल समझते ही समझ में आ गया कि पढ़ते ही समझ में आ गया कि s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0 होती है, n-l-1 की वैल्यू 1 है, तो n की वैल्यू आ रही है 2, मतलब 2s ऑर्बिटल में है, और एक ऐसे स्टेट में आया इसके पास 2 रेडियल नोड्स और 1 एंगुलर नोड्स हैं। n-l-1 is 2, l is 1, यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो n की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 3p ऑर्बिटल में आया, 2s ऑर्बिटल से 3p ऑर्बिटल में। तो किस एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब होगा? इसका जवाब है जो एनर्जी गैप है उसके बराबर एनर्जी का। और हीलियम आयन का एनर्जी गैप हाइड्रोजन एटम के एनर्जी गैप से रिलेट हो सकता है, E3 - E2 फॉर हाइड्रोजन एटम, और E3 - E2 फॉर हाइड्रोजन एटम हो जाएगा -RH/9 + RH/4। इन सबको अगर आप आगे बढ़ाओगे सर वो 4p ऑर्बिटल आ रहा है, 4p आ रहा है, n4 आएगा। 2 रेडियल नोड्स एंड 1 एंगुलर नोड्स। हाँ सॉरी, n की वैल्यू 4 आएगी, हाँ 16 आएगा यहाँ पर, 4p। तो ये 4th लेवल की एनर्जी है, तो यहाँ से 3RH/4 आ जाएगी वैल्यू। RH के फ्रंट में जो नंबर लगेगा वो 0.75 है। ठीक है, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, इसमें एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दे रखा है मीथेन के लिए, और कुछ डेटा दे रखा है। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बताना है। उसके लिए तो रिएक्शन होगी कार्बन ग्रेफाइट + 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस
gives CH4 गैस। एब्सोल्यूट एंट्रोपीज अगर हमें पता है, एब्सोल्यूट एंट्रोपीज अगर हमें गिवन है, तो फिर अपन एंट्रोपी चेंज इजीली फाइंड कर सकते हैं। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होना चाहिए, नंबर ऑफ गैस मोल्स कम हो रहे हैं। 44.5 में से 62.42 सब्ट्रैक्ट करके 1.36 भी सब्ट्रैक्ट करें तो ये जो आंसर है 19 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। स्टैंडर्ड मोलर गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस कैसे फाइंड करें? अपन को कंबशन के लिए अपन को एंथैल्पी चेंज के लिए डेटा दिया हुआ है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फाइंड करने के लिए भी डेटा दिया हुआ है और एंट्रोपी चेंज फाइंड करने के लिए भी डेटा गिवन है। इसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं गिवन है। गिब्स फ्री एनर्जी फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस। अगर अपन इसके कंबशन की रिएक्शन लिखें, CH4 गैस प्लस 2O2 gives CO2 gas plus 2H2O liquid। ठीक है, तो इसकी एंट्रोपी, CO2 की एंट्रोपी अपन को पता नहीं है एक्चुअली। CH4 की एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता है और O2 की एब्सोल्यूट एंट्रोपी पता है। एंट्रोपी चेंज फॉर कंबशन, सर निकालनी पड़ेगी सर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपन को जो गिवन है उसकी मदद से अपन को CH4 की गिब्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना पड़ेगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन गिवन है जिसको अपन इन चारों के टर्म्स में लिख सकते हैं और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फिर अपन फाइंड करेंगे। सारे नंबर्स पुट करके अपन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस फाइंड करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस आ गया और स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस अपन फाइंड कर चुके हैं, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस भी तो आ ही जाएगा। ये चीज आ गया। स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस प्रीवियस पार्ट में फाइंड किया था, तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 गैस भी आ जाएगा क्योंकि सेम प्रोसेस के लिए रिलेट कर रहे हैं, तो वो डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S0 से आ जाएगा। होपफुली टेम्परेचर अपन को गिवन है, टेम्परेचर भी गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन जो है, इसमें अपन को नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इसमें कॉपर की HNO3 के साथ दो तरह की रिएक्शन बताई हुई है। डाइल्यूट HNO3 के साथ इस तरह से रिएक्शन होती है, NO बनता है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इस तरह से रिएक्शन होती है और NO2 गैस बनती है। दोनों रिएक्शंस के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स गिवन है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल्स। ठीक है, HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। इन रिएक्शंस के लिए E की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर कॉन्सेंट्रेशंस 0.1 मोलर हैं और प्रेशर्स 10⁻³ बार हैं, तो आई थिंक ये तो नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करने का क्वेश्चन है। कर लोगे या करके बताऊं? हो गया था, हो जाएगा, ये हो गया था। हो जाना चाहिए। When the concentration of HNO3 is 10 मोलर, एक बार फिर 10 मोलर सब्स्टिट्यूट करके करना है। 10 मोलर करोगे तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी 10 मोलर पुट करनी पड़ेगी, नाइट्रेट आयन की भी 10 मोलर सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी और सेम वैल्यू ऑफ E के लिए फिर सॉल्व करना पड़ेगा X मोलर और HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन मान के। हो जाना चाहिए, थोड़ा टाइम कंज्यूम जरूर करेगा पर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पेपर की तरफ आते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन,
एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हैं, तो ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पहले अपन ब्रोमिनेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और वो मिथाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर होगा। फिर अपन रिडक्शन कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप का, और उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं। टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाएगा। डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, और उसके बाद H3PO2 H2O। H3PO2 के साथ हीट करने पर एक्चुअली ये डाइजोनियम ग्रुप ही रिमूव हो जाता है, और वैसा ही यहाँ पर करवा रहे हैं। उसके बाद सिर्फ ये मिथाइल बेंजीन बचेगा, और उसके भी अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 के साथ, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ऑर्थोब्रोमो बेंजोइक एसिड। सही आंसर होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सर हाँ बोलो। सर अगर हम ब्रोमिनेशन के बाद अगर हम SnF5 डालेंगे SbF5, तो सर वो Br की जगह F लग जाएगा क्या SbF5 सर? क्योंकि ये सर फ्लोरिनेटिंग एजेंट होता है। फ्लोरिनेटिंग एजेंट तो होता है, लेकिन ये बेंजीन रिंग पर तो नहीं करेगा फ्लोरिनेशन, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो शायद इस ब्रोमीन को तो सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा ये। ओके सर, थैंक यू। ये तो वो रिएक्शन है ना, इसका क्या नाम होता है? फिंकेल्स्टाइन। फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन। फिर नॉर्मल एल्काइल फ्लोराइड्स बनाने में काम आएगी, फिनाइल फ्लोराइड्स बनाने में तो नहीं यूज होनी चाहिए। थैंक यू सर। 20th क्वेश्चन, इसमें तो अपन इस अमाइड को इस तरह से चेंज करना चाह रहे हैं। तो पहले अपन ने ये वाला कार्बोनिल ग्रुप एक्चुअली हटाया है, फिर एसिटाइलेशन किया है। इसका मतलब पहले अपन डिग्रेडेशन करेंगे, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये कार्बन कम करेंगे, अमीन बनाएंगे। फर्स्ट स्टेप के बाद अमीन बनना चाहिए, फिर अमीन का अपन एसिटाइलेशन कर रहे हैं। तो ये सिंपली फोर्थ ऑप्शन में नजर आ रहा है। इसमें कोई 3 स्टेप्स इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपली डिग्रेडेशन के बाद एसिटाइलेशन करना है। फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। 21st क्वेश्चन पर आते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस के लिए करेक्ट ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, इसको पर्किन कंडेंसेशन बोलते हैं। पर्किन कंडेंसेशन, इसमें ये एसिटिक एनहाइड्राइड जो है, इसके अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर का थोड़ा यूज किया जाता है, और फिर उसका अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करके इस बेंजल्डिहाइड पर एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाते हैं। ठीक है, पर्किन कंडेंसेशन में हमेशा बेंजल्डिहाइड ही यूज में लेते हैं, बेंजल्डिहाइड या उसका डेरिवेटिव, और फाइनली इसमें इस तरह का एसिड बनना चाहिए। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? सिनेमिक एसिड, शायद इसका कॉमन नेम सिनेमिक एसिड है। तो ये P होगा, और उसके बाद H2 पैलेडियम से इसको रिड्यूस कर रहे हैं। ये तो डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड स्पेशलिस्ट है। CH2 CH2 COH, और फिर H3PO4 जो यूज कर रहे हैं, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फर्दर प्रोटोनेट करने के लिए वाटर का रिमूवल करा के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए कर रहे हैं। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, इस तरह की रिएक्शंस आपने पहले भी देखी होंगी। तो यहाँ से 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के बाद। 5 मेंबर्ड रिंग बननी चाहिए, थर्ड ऑप्शन सही होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which sequence of reactions would be best to convert cyclohexanone to cis-1,2-cyclohexanediol? साइक्लोहेक्सेनोन को कन्वर्ट करना है साइक्लोहेक्सेन डायऑल में। ठीक है, तो एल्कीन बना के हाइड्रेशन करा सकते हैं,
NaBH4 से अगर रिडक्शन कर दें अल्कोहल बन जाएगा, फिर डिहाइड्रेट कर दें एल्कीन बन जाएगा, और ये OSO4 ऑस्मियम ऑक्साइड जो है ये भी सिन हाइड्रोक्सिलेशन के काम आता है। सिन हाइड्रोक्सिलेशन ही हम कराना चाह रहे हैं। कोल्ड डाइल्यूट KMNO4 से भी ये काम हो सकता था। सेकेंड ऑप्शन में सीक्वेंस सही लग रहा है, सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट। Which two of the following compounds are reduced to the same chiral alditol by sodium borohydride NaBH4? NaBH4 जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप को रिड्यूस करेगा। यहाँ पर रिड्यूस कर दिया तो ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर किया तो ये ऐसे बन जाएगा CH2OH CH2OH ऐसा हो जाएगा। अब इनमें से कौन से आइडेंटिकल हैं ये पहचानना है। तो अगर हमको पता है हम फिशर प्रोजेक्शंस में पेपर के प्लेन में 180 डिग्री से 180 डिग्री से अपसाइड टर्न कर सकते हैं इसको। तो अगर इस तरह से मैं इसको टर्न कर दूं, पूरे 180 डिग्री से घुमा दूं, तो ये CH2OH ऊपर, ये वाला CH2OH नीचे पहुंच जाएगा, और ये वाले OH लेफ्ट में आ जाएंगे, ये वाला H ऊपर पहुंच जाएगा, ये दोनों H, ये वाले दोनों H राइट में आ जाएंगे नीचे, और ये वाला OH ऊपर पहुंच जाएगा, और ये दोनों एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं। सेम दिख रहे हैं इसका मतलब यही आइडेंटिकल होने चाहिए 1 और 2। जहां तक 3 और 4 का सवाल है, 3 का सवाल है, तो 3 में यहाँ पर अरेंजमेंट सेम दिख रहा है इसके अंदर, और 2 जगह ऑपोजिट दिख रहा है। अगर इसको घुमा दिया जाए 180 डिग्री से तो CH2OH CH2OH, इसमें तो तीनों OH लेफ्ट में पहुंच जाएंगे। सर डी तो अकायरल है। कौन सा वाला? सर डी, सर फोर्थ। ओह हाँ, सॉरी इसमें तो कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। अकायरल तो नहीं बोलेंगे, कायरल तो होगा, कायरल होना चाहिए। ये वाला कायरल सेंटर है इसमें, ये भी कायरल सेंटर है, पर इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये कार्बन ही कायरल नहीं है, तो फिर सवाल ही खत्म हो गया, ये मैच नहीं कर सकता। फर्स्ट ऑप्शन ही सही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the weakest Bronsted base? वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस वो होगा जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर, नाइट्रोजन ही इसमें बेसिक एटम है, उसका लोन पेयर सबसे ज्यादा डीलोकलाइज्ड हो। यहाँ देखें तो ये लोन पेयर इस तरह से कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ऑक्सीजन तक डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर लोन पेयर बेंजीन रिंग पर जा रहा है, कार्बन एटम्स पर पहुंच रहा है। कार्बन एटम्स उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं है जितना ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी आ रहा है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है सेकेंड वाले कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के मुकाबले। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप जरूर है, पर वो कार्बन पर ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर जा रहा है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पहुंचना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस क्रिएट करेगा, डीलोकलाइजेशन क्रिएट करेगा। फर्स्ट वाला कंपाउंड जो है वो वीकेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस होना चाहिए। सेकंड वाले ऑप्शन में वो जो लोन पेयर है वो तो मतलब बेंजीन रिंग के साथ एसोसिएटेड है ना, मतलब वो एरोमेटिक रिंग के साथ एसोसिएटेड है, राइट, तो वीकेस्ट मतलब वो हो सकता है ना सर? वीक तो होगा, लेकिन इतना वीकेस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आने से आप सोचो, अगर आपको कंपेयर करना हो इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर को इस वाले रेजोनेंस स्ट्रक्चर से, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होना ज्यादा स्टेबलाइजिंग कंसिडर किया जाएगा। ऊपर वाला रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। चलो एरोमेटिक भी तो है सर ऊपर वाले में तो सर सिर्फ एक ही जगह आ एरोमेटिक रहा है सारा चार्ज।
सर बट यहाँ पे सर 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना सर नेगेटिव। सर लेकिन वो जो बेंजीन वो पे रहता वो है इतना मैटर नहीं करता। ऐसे तो कोई Yes, बोलेगा sir. फिनॉक्साइड आयन जो है, फिनॉक्साइड आयन में जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं तो ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और जो कार्बोक्सिलेट आयन है, फॉर्मेट आयन में सिर्फ 2 ही एटम्स पर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, और इसमें ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ज्यादा एटम्स पर नेगेटिव चार्ज पहुंचता है, पर वो उतना स्टेबिलिटी नहीं लाता है। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि नेगेटिव चार्ज आ किस पर रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, which makes formate ion more stable than a phenoxide ion, and formic acid is a much stronger acid than phenol. ठीक है। और जहाँ तक स्वप्न तुम्हारे क्वेश्चन का सवाल है, तो वो रिंग तो एरोमेटिक है, पर अपन को रिंग की स्टेबिलिटी नहीं देखनी है, अपन को नाइट्रोजन के लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन देखना है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज्ड नहीं होता तो भी रिंग एरोमेटिक होती। तो रिंग की एरोमेटिसिटी से तो स्टेबिलिटी आती है स्पीशीज में, वो तो एक अलग चीज है, पर इस लोन पेयर का कितना डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो अपन को देखना है। अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो तो भी तो वो एरोमेटिक ही रहेगा, पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जिन एटम्स पर जा रहा है वो उस लोन पेयर को लेने के लिए कितना विलिंग है वो देखना पड़ेगा। ज्यादा विलिंग है तो ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। उन पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज रिजाइड करेगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ठीक है। 25th क्वेश्चन, ये तो आप लोग कर लेना, मुझे ज्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती है फ्रैंकली। कर लोगे ना? इसमें तो रिएक्शन से याद होनी चाहिए। 26th क्वेश्चन, 3-methyl 1-butene मेजर प्रोडक्ट किस में बनेगा? तो आसान होना चाहिए, यहाँ बनेगा। ये 3-methyl 1-butene है, इसमें भी यहाँ बनेगा। लेस सब्सटीट्यूटेड, कार्बन से H+ निकलेगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा। और यहाँ एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कर रहे हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन के बाद एलिमिनेशन कर रहे हैं मॉइस्ट Ag2O से, तो डबल बॉन्ड जो निकलेगा इसको आप एक तरह के लीविंग ग्रुप की तरह ट्रीट करो। ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये भी बीटा। जो बीटा कार्बन लेस हिंडर्ड है वहां से H+ निकलता है, और ये पूरा का पूरा एक लीविंग ग्रुप है। तो डबल बॉन्ड यहाँ पर भी टर्मिनल पोजीशन पर आएगा, और ये वैसे यहाँ पर हीटिंग मेंशन होनी चाहिए। यहाँ से तो मोर स्टेबल एल्कीन बनेगा, सेट-ज़ेफ रूल फॉलो होगा, ABC आंसर होगा। 27th question again is based on reactions and facts. You need to know them, otherwise you will not be able to solve them. तो ये तो आपको पता होना चाहिए, इसमें मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता। सर हाँ बोलो। सर 27 में सर डी भी मतलब होता है सर, आंसर में मतलब डी नहीं था। पोटेशियम फेरी साइनाइड के साथ ब्राउन कलर आता है, ये वही ब्राउन रिंग टेस्ट होता है क्या? नो सर, सही अलग। ये अलग है? ठीक है, मैं चेक करूंगा। तो कुछ दिन हो गए, पहले बताते तो अपन करेक्शन कर लेते। ऑन हीटिंग लेड नाइट्रेट गिव्स अ ब्राउन गैस। नाइट्रेट है, ब्राउन गैस तो NO2 होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली NO2 रिलीज हो रहा होगा। एंड अ कलरलेस गैस D. A on cooling changes to a colorless solid C. N2O5 को कूल करोगे तो क्या बन सकता है? N2O4 ही बन सकता है। और सॉलिड C को NO के साथ हीट करने पर N2O5 बनना चाहिए। सर N2O3 बनता है। कौन से केस में? सर N2O4 प्लस NO में। N2O4 प्लस NO में N2O3 बनता है। यस ओके, सर। मैं तो सीधे सीधे ऐड कर रहा था, N2O3 बनेगा। ओके, और कुछ तो नहीं बनेगा? नथिंग एल्स। A is also produced by on heating sodium nitrate. तो आपको ये सब पता ही होना चाहिए, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं है। कर लिया था नहीं क्वेश्चन? सर यहाँ पे सर D is N2O5 सर गिवन था आंसर में। D गिवन है, N2O5 गिवन है। यस ओके, सर। देखना पड़ेगा NCERT में। आप सही कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो तो आप सही होगे मोस्ट प्रोबेबली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Dacron has amide linkages.
ये तो सही गलत है, डेक्रोन तो टेरिलीन होता है, टेरेफ्थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल से बनता है, इसमें अमाइड लिंकेजेस तो नहीं है। ऑरलॉन इज प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ acrylonitrile in the presence of a peroxide catalyst. Natural rubber is polyisoprene containing cis alkene units. ये सही होता है। Peptides have amide linkages. ये भी सही है। Orlon क्या होता है? What is Orlon? You must be knowing. एक्रिलोनाइट्राइल का पॉलीमर होता है शायद, एक्रिलिन बोलते हैं उसको। Acrylene. Yes. Okay. Acrylane. Acrylane. एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये तो सही लिखा हुआ है। Peroxide catalyst यूज करते हैं क्या इसमें? यस सर। तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसके लिए सही ऑप्शंस बी, सी एंड डी हो जाएंगे। Appropriate steps or reaction intermediates involved in the following reaction is or are. तो ये तो एल्डोल कंडेंसेशन लग रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें न्यूक्लियोफिलिक अटैक शामिल होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, डिहाइड्रेशन भी होता है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कॉन्जुगेट बेस, और कार्बन आयन भी बनता है, इनोलेट आयन। बी, सी एंड डी सही होने चाहिए। ठीक है। In the Hoare-Hellaud process of preparing aluminium from purified bauxite, if 3 moles of O2 is formed at anode, the number of moles of aluminium formed at cathode is. Anode पर O2 बनता है क्या Hall-Heroult process में, या कुछ और बनता है? यस सर, H2 वाली रिएक्शन होती O2 है। और CO2 दो चीजें बनती है। कार्बन से करते हैं ना शायद यस सर। रिएक्शन, CO2 O2। तो इसमें तो रिएक्शन लिखकर बैलेंस करना पड़ेगा। अब प्रॉपर रिएक्शन देख लेना, वहां से आ जाएगा। पर मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है शायद CO2 बनता है इसमें। सर वो O2 माइनस से O2 में Al2O3 प्लस कार्बन, ऐसे कुछ रिएक्शन होती है ना, Al प्लस CO2। यस सर, ओवरऑल सेल यही रिएक्शन यही होती है। और हाँ। इसको अगर पूरा बैलेंस करें 4Al और यहाँ से 6 ऑक्सीजन, 3 CO2, 3, आई थिंक इसमें 3 CO2 होना, 3 मोल्स ऑफ CO2 लिखना चाहिए था। 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम बनेंगे, बट रिएक्शन कुछ ऐसे होनी चाहिए थी मेरे अकॉर्डिंग। The sum of the molecularities of the rate determining steps of the following reactions is. Molecularities RDS की देखनी है। ओके, तो फर्स्ट वाली प्रोसेस तो SN2 है, सिंगल स्टेप है, मॉलिक्यूलैरिटी इज 2। थर्ड वाली प्रोसेस NaI एसीटोन, NaI एसीटोन, ये भी हैलोजन एक्सचेंज, इसमें एलिमिनेशन होगा, डीहैलोजिनेशन है, डीहैलोजिनेशन, तो ये भी बायोमोलिकुलर ही होगी। और NaBrH2SO4, इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन इज यूनिमोलिकुलर, इसमें भी कार्बोकेटायन बनेगा यूनिमोलिकुलर। इसमें ब्रोमिनेशन होगा, पहले ब्रोमीन ऐड होगा, इस तरह का साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनेगा, फिर ब्रोमाइड आयन अटैक करेगा। आई थिंक ब्रोमाइड आयन का अटैक करना और रिंग का ओपन होना ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होना चाहिए, इसको बायोमोलिकुलर मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। एनहाइड्रस HBr, इसमें भी कार्बोकेटायन बनता है, H प्लस का एडिशन और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। Carbocation formation should be the rate determining step, and that should be a biomolecular process. इस तरह से ऐड करके देखते हैं, 4, 5, 6, 8, 10, इस तरह की मॉलिक्यूलैरिटीज होनी चाहिए। लेकिन फिफ्थ वाले में ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन रेट डिटरमाइनिंग नहीं होगा। ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन, ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन, यार का ऐड होना
फिर Br माइनस का अटैक करना। हाँ, ब्रोमोनियम आयन फॉर्मेशन रेडियस RDS होना चाहिए, क्योंकि वो ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है और उसको फॉर्मेशन का ही एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर ज़्यादा होगा। फिर Vr माइनस तो एक्चुअली फास्ट अटैक करेगा, क्योंकि रिंग ओपन भी हो रही है, स्ट्रेन भी रिमूव होगा। सही बोल रहे हो, Br प्लस का एडिशन ही RDS होना चाहिए। लकीली वो भी बायोमोलिकुलर है, वो भी बायोमोलिकुलर रिएक्शन है। सर तो 6th वाली एनहाइड्रस HBr वाली तो सर वो होती है ना, मतलब खराश इफेक्ट वाली रिएक्शन, तो इसमें कार्बोकैटायन थोड़ी बनता है, रेडिकल मैकेनिज्म। एनहाइड्रस HBr सर रेडिकल तो परऑक्साइड वाली होती है। तो परऑक्साइड होना चाहिए, सर परऑक्साइड तो मेंशन नहीं। एनहाइड्रस तो इसलिए लिखा है ताकि जो है ना वो वाटर से अटैक नहीं हो, हाइड्रेशन ना हो जाए इसका। आई थिंक ये तो कार्बोकैटायन के थ्रू ही जाती है रिएक्शन। ओके सर। परऑक्साइड मेंशन नहीं हो तब तक अपन परऑक्साइड मानेंगे नहीं अपनी तरफ से। खराश इफेक्ट एनहाइड्रस कंडीशंस में तो अज्यूम नहीं कर सकते खराश इफेक्ट। नंबर ऑफ मेटल सल्फाइड्स H2S से जो प्रेसिपिटेट होंगे एसिडिक मीडियम में, ये तो आपको पता होना चाहिए, विच आर इनसॉल्यूबल, स्पैरिंगली सॉल्यूबल, एसिडिक मीडियम में जो प्रेसिपिटेट हो जाएं, इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। 34th क्वेश्चन पर आते हैं। 2-bromo 2,4-डाइमिथाइल हेप्टेन, इसका ब्रोमिनेशन करा 300 डिग्री सेल्सियस पर, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बने डाइब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट्स, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराया, ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 2,4-डाइब्रोमो, ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, फिर भी अगर अपन ओरिएंटेशन वाइज दिखा दें, कैसे भी दिखाओ फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है। 4th वाली पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला कार्बन कायरल है। मिथाइल को अगर बाहर दिखाता हूँ, H को पीछे दिखाता हूँ, तो देखो S बनता है क्या? ये फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप, ये थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, हाथ घुमाया तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो ये S हो जाएगा। चलिए, इसका अब ब्रोमिनेशन करना है, कितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं देखते हैं। ब्रोमिनेशन के लिए क्या क्या साइट्स अवेलेबल हैं? ये दोनों एक जैसी हैं, एक यहाँ पर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो कोई नया कायरल सेंटर क्रिएट होगा क्या? इसका जवाब है हाँ, क्रिएट होगा। ये वाला कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन कायरल बन जाएगा, और यहाँ से फिर अपन को 2 डायस्टीरियोमर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर R या S दोनों कॉन्फ़िगरेशंस मिल सकते हैं, ये तो S ही रहेगा, RS SS, इस तरह से डायस्टीरियोमर्स बन जाएंगे। यहाँ पर ब्रोमिनेशन हो नहीं सकता, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर करा, यहाँ पर ब्रोमिनेशन करने से फिर से कायरल सेंटर क्रिएट हो जाएगा, कोई सिमेट्री नहीं आएगी, फिर से डायस्टीरियोमर्स मिल जाएंगे RS SS। यहाँ पर अगर ये हाइड्रोजन हटाकर ब्रोमिनेशन कर दूं तो फ्री रेडिकल बन जाएगा। फ्री रेडिकल जो बनेगा वो प्लेनर होगा। फिर अगर अपन ब्रोमिनेशन करेंगे तो यहाँ पर एनेंशियोमर्स बन जाएंगे S and R, एनेंशियोमरिक पेयर मिलेगा। इस वाली पोजीशन पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर अगर ब्रोमिनेशन करूंगा तो इस कायरल सेंटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये अभी भी S ही रहेगा, मतलब एक सिंगल आइसोमर मिलेगा। इस वाली पोजीशन पर अगर ब्रोमिनेशन कर दें तो फिर से कायरल सेंटर क्रिएट होगा, RS SS। यहाँ पर कर देंगे तो फिर से क्रिएट होगा RS SS। यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो फिर ऑप्टिकली प्योर सब्सटेंस मिलना चाहिए जो कि S होगा। तो इस तरह से इतने प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जब अपन डिस्टिलेशन करेंगे तो एनेंशियोमर्स एक ही फ्रैक्शन में जाएंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है, बाकी सब अलग हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर्स एंड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। 1 2 3 4 5
पर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। पूछा है ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस कितने होंगे। दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा है। तो मिस कर रहा हूँ क्या? ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस तो 11 है, पर ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस तो 10 ही है। किसी और ने नहीं, आपने वो टिक ज्यादा रखा वहाँ पे, वो वाला काउंट नहीं करा। कौन सा वाला? ये सेकंड वाला? ये वाला नहीं, ये वाला तो और ये वाला तो सेम ही है ना, ये दोनों मिथाइल ही तो हैं। दोनों में से कहीं भी करें एक ही बात है, एक ही बात पड़ेगी, वहां से फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और ने किया इसको? चलिए, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 10 आ रहा है। सर 10 ही आ रहा था, मतलब 2-3 बार ट्राई करके देखा। ऑप्टिकली एक्टिव फ्रैक्शंस लिख दिया है तो 10 होंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस 11 होंगे, और ऑल पॉसिबल आइसोमर्स देखा जाए तो 12 होंगे। ठीक है। pH at which an amino acid has no charge is called as isoelectric point. P1 of glutamic acid is, इसका isoelectric point find करना है। ये इसका प्रोटोनेटेड फॉर्म है। अगर इस प्रोटोनेटेड फॉर्म से ये एक H+ लूज करेगा तो ये इसका न्यूट्रल फॉर्म बन जाएगा। ठीक है ना, फिर फर्दर H+, फिर फर्दर H+, 3 H+ लूज कर सकता है इन टोटलिटी। पर जो पहला H+ लूज होगा उसके लिए pKa1 और pKa2 वैल्यूज का एवरेज लेना पड़ेगा, क्योंकि वो एक एम्फीप्रोटिक स्पीशीज होगा। जो न्यूट्रल फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड है उसको एम्फीप्रोटिक बोलेंगे, क्योंकि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है। और उसके pH का फॉर्मूला होगा pKa1 + pKa2/2। एवरेज लेने पर ये वैल्यू आनी चाहिए 3.22। 36th क्वेश्चन, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन की रिएक्शन से बनता है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की वाटर से रिएक्शन पर बनेगा एल्काइन एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को लैब में बनाने का मेथड होता है। और यही जो कैल्शियम कार्बाइड है इसकी नाइट्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम साइनामाइड बनता है और कार्बन अलग हो जाता है। कैल्शियम साइनामाइड में जो एनायन है उसमें अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। दोनों तरफ नाइट्रोजन एटम है, दोनों नाइट्रोजन एटम्स पर फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से ये एनायन है। तो जो O बन रहा है उसका एनायन ये है। ठीक है, N एसिटाइलिन है, M कैल्शियम कार्बाइड है। तो ये सब्सटेंसेस हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स सेंट्रल एटम ऑफ O में, सेंट्रल एटम ऑफ O में एक भी लोन पेयर नहीं है। X की वैल्यू 0 होगी। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन N, N में सिग्मा बॉन्ड्स जो प्रेजेंट हैं वो 3 हैं। देख लीजिए, तो X + Y की वैल्यू 3 हो जाएगी। आंसर शुड बी 3। तो ये रिएक्शंस तो पता रहनी चाहिए तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं पर रुकते हैं, मेरी एक और डिस्कशन क्लास है। और कोई डाउट्स हो तो आप अलग से पूछ लेना, नेक्स्ट पेपर पे डिस्कशन अगली बार कर लेंगे। ठीक है, अब सर मेरा कब होगा? मतलब आपका जेईई मेंस से 20 से तो स्टार्ट। जेईई मेंस का एक और बैच भी है ना, उन स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि अब जो 2015 का जो डिस्कशन है वो कब होगा सर? उसको मैं शेड्यूल कर लूंगा। अभी तो आपका जेईई मेन एग्जाम है नेक्स्ट वीक, उसके हाँ, बाद ही रखते हैं। ठीक है ना, ओके सर। चलिए बेस्ट ऑफ लक फॉर जेईई मेन। सर